जय हिंद एवरीवन। तो आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके में। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 से संबंधित जीव विज्ञान का शोषण चैप्टर से ऑल क्वेश्चन चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। वीवीआई जो एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से संबंधित सभी कंटेंट, सभी ऑब्जेक्टिव से लेकर वीवीआई क्वेश्चन तक आपको सही समय पर मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। और पीडीएफ के लिए और क्यूज के लिए एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके टेलीग्राम चैनल, और नोट्स पीडीएफ के लिए भी इंस्टाग्राम एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके आप फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं कि वायवीय एवं अवायवीय एवं वायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें। तो अवायवीय एवं वायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करते हैं। तो अवायवीय और वायवीय पहले कहते किसको है, तो अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट और चैप्टर वाइज होगा। सब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं, प्लेलिस्ट सभी का बना हुआ है। तो वायवीय किसे कहते हैं, तो वायवीय यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब श्वसन की क्रिया होता है तो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, और जब वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन की क्रिया होता है तो वह अवायवीय श्वसन कहलाता है। चलिए इसके बारे में अंतर देख लेते हैं। पहला है वायवीय, पहला दिया गया क्या, वायवीय दिया गया है, उसके बाद है अवायवीय। तो पहला है कि वायवीय, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो जबकि अवायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा है कि वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में एवं माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है, तो जबकि अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कोशिका द्रव्य में होता है। दूसरा कहता है, पहला तो है कि वायवीय श्वसन होता है कि ऑक्सीजन रहे तो, यानी कि ऑक्सीजन रहेगा तभी वायवीय श्वसन होगा। लेकिन अवायवीय श्वसन साइंस में क्या है कि अ जब लग जाता है किसी भी शब्द के आगे तो उसका मतलब होता है नहीं। तो अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तब वह श्वसन होगा, जैसे कि त्वचा से होगा। उसके बाद है कि वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसे ऊर्जा की फैक्ट्री कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। और यह जो है सो अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तीसरा है कि वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा तुलना में मुक्त करती है। वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन के तुलना में वायवीय श्वसन के अधिक ऊर्जा तुलना में मुक्त करती है, जबकि अवायवीय श्वसन मानवीय श्वसन की तुलना में कम ऊर्जा मुक्त करती है। यानी कि अवायवीय श्वसन जो है सो ऊर्जा कम डोनेट करती है, और वायवीय श्वसन इसके तुलना में जो है काफ़ी ऊर्जा, अवायवीय श्वसन के तुलना में वायवीय श्वसन जो है काफ़ी ऊर्जा जो है सो रिलीज करती है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है विसरण किसे कहते हैं। विसरण किसे कहते हैं, तो जिस प्रक्रिया द्वारा या जिस क्रिया द्वारा पौधे अपना श्वसन, गैसों का आदान प्रदान या लेन देन, यानी कि कहने का मतलब है कि पौधा जो है सो जिस क्रिया द्वारा यानी कि जिस प्रक्रिया द्वारा, जिसको रूल कहते हैं, या जिस नियम द्वारा पौधे अपना श्वसन यानी कि सांस लेने और गैस छोड़ने, सांस लेने के लिए गैस लेने और छोड़ने के लिए शरीर के जिस सतह द्वारा पूर्ण करता है, यानी कि शरीर के जिस भाग से वह सांस लेने के लिए गैस को छोड़ता है और लेता है, उस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, तो विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। यानी कि पौधा जो है, पेड़ पौधा जो होता है, वो जिस माध्यम से गैस अपना यानी कि श्वसन यानी कि सांस लेने के लिए जिस माध्यम से गैसों को लेता है और गैसों को छोड़ता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो विसरण कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक नए अंदाज में पढ़ेंगे।
रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। तो समझे हुए चीज़ काफ़ी दिन तक याद रहता है, रटे हुए चीज़ भूल जाते हैं और उसमें डर बना रहता है ये याद रहेगा एग्जाम हॉल में या नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान यानी कि चेंजिंग, अदला बदली यानी कि कैसे होता है। तो पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है, वो क्या होता है, रंध्र स्टोमाटा के द्वारा होता है। वह क्रिया क्या कहलाता है, तो विसरण क्रिया कहलाता है। इसके पिछला क्वेश्चन हम कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि पुराने वृक्षों के कड़ी त्वचा पर यानी कि पुराने पेड़ पौधे के कड़ी त्वचा यानी कि बाहरी वाला जो त्वचा होता है जिसको कहते हैं चैल या छिलका, त्वचा पर स्थित सूक्ष्म छिद्र क्या कहलाता है, तो वातरंध्र कहलाता है। क्या कहलाता है, तो वातरंध्र कहलाता है। पुराने वृक्षों के कड़ी त्वचा पर स्थित जो सूक्ष्म सूक्ष्म मतलब होता है छोटा छोटा छिद्र जो होता है वो वातरंध्र कहलाता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट है, रात्रि में यानी कि रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि आंसर है क्योंकि रात्रि में यानी कि रात में यानी नाइट में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है सो रिलीज करता है यानी कि छोड़ता है, और हमें श्वसन के लिए कौन सी गैस चाहिए, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ता है। लेकिन पेड़ के नीचे ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी नहीं होती है रात में, जिससे कि खतरा हो सकता है, बेहोशी भी हो सकता है और जान भी जा सकता है, क्योंकि हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन और जल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है हमारे शरीर के लिए। तो क्योंकि रात्रि में पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोने का सलाह दिया जाता है, इसीलिए क्योंकि रात्रि में पेड़ पौधा जो है सो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब प्रकाश संश्लेषण करेगा तभी न ऑक्सीजन रिलीज करेगा, लेकिन रात में तो प्रकाश संश्लेषण और करता नहीं है, भोजन तो बनाता नहीं, तो ऑक्सीजन छोड़ेगा कैसे, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और पहली बात है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए पेड़ पौधा के 4 चीज़ों की आवश्यकता होता है। पहला नंबर क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल तो रात में उपस्थित ही रहता है, क्योंकि रात में थोड़ी पेड़ पौधा मर जाता है, सूख जाता है, जो उसमें क्लोरोफिल यानी कि हरा नहीं रहता है, तो वो रहता ही है। दूसरा है कि पेड़ से जमीन से खनिज लवण ले ही लेता है, वायुमंडल से जल ले ही लेता है, लेकिन वो सूर्य का प्रकाश नहीं ले पाता है, क्योंकि रात में सूर्य तो होता नहीं है, उगता नहीं है। तो इसीलिए जो सो रात में वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है काफ़ी मात्रा में, जिससे कि आदमी का जान माल का खतरा भी हो सकता है। इसीलिए पेड़ पौधा के नीचे रात्रि में नहीं सोना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट है कि जलीय पौधे कहने का मतलब है कि जो जल में पौधा उगता है वो किस प्रक्रिया द्वारा जल से ऑक्सीजन ग्रहण करता है। यानी कि ऐसे भी समझ सकते हैं कि सोच सकते हैं या दोस्तों या मित्रों में बात कर सकते हैं कि अरे जल में जो पौधा होता है नीचे वो अपना सांस कैसे लेता है, ऑक्सीजन कैसे लेता है, तो वह विसरण क्रिया द्वारा ही लेता है। क्या कैसे लेता है, तो विसरण क्रिया के द्वारा ही जो है जलीय पौधे यानी कि जल में उगने वाले पौधे अपना जल से ऑक्सीजन ग्रहण करता है विसरण क्रिया द्वारा ही। चलिए नेक्स्ट है कि एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान यानी कि एक कोशिकीय जीव कौन सा है, तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में यहाँ से भी पूछा जाएगा कि अमीबा इनमें से कौन सा जीव है, एक कोशिकीय जीव, दो कोशिकीय जीव, इनमें से दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो एक कोशिकीय जीव है अमीबा। फिर इसी तरह आगे पूछेगा कि पैरामीशियम इनमें से कौन सा जीव है, एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, या इनमें से दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी एक कोशिकीय होगा। तो ये 2 क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया। और तीसरा क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय जीव है जैसे अमीबा पैरामीशियम में, एक कोशिकीय जीव कौन सा है, तो अमीबा पैरामीशियम में। तो इनमें श्वसन यानी कि सांस लेने की या गैस छोड़ने का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है, यानी कि किस रूल नियम द्वारा होता है, तो विसरण क्रिया द्वारा ही होता है पैरामीशियम और अमीबा में गैसों का। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि बहुकोशिकीय जीव जैसे हाइड्रा में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है। बहुकोशिकीय जीव जैसे हाइड्रा में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है, तो विसरण क्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो विसरण क्रिया द्वारा ही होता है बहुकोशिकीय जीवों में। तो एक कोशिकीय जीवों में और बहुकोशिकीय जीवों में कैसे श्वसन की क्रिया होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, तो विसरण क्रिया ही द्वारा होता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। देख लेंगे कि जैसे कि बहुकोशिकीय में कौन कौन हो गया, तो ये हाइड्रा हो गया,
और उसमें क्या होगा, पैरामीशियम और अमीबा होगा एक कोशिकीय में। तो उसका जो है सो एग्जाम्पल याद रखेंगे। तो बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय में जो है सो विसरण क्रिया द्वारा ही जो है सो श्वसन होता है। आगे है जंतुओं में कितने प्रकार के श्वसन होते हैं। जंतुओं यानी कि जीव जंतु यानी हम लोग में कितने प्रकार के श्वसन होता है, यानी कि जो जीवित होता है धरती पर। तो जंतुओं में सामान्यतः 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं, यानी कि सांस लेने के लिए 3 अंग। अगर आपसे पूछा जाए कि आप सांस किससे लेंगे, तो अधिकतर आप लोग मारेंगे किससे, नाक से लेंगे। लेकिन नाक से हम सांस नहीं लेते हैं। नाक एक नली है, एक साइलेंसर है, जिसके माध्यम से हमारे अंदर जाता है। तो ये नहीं ना पूछा जा रहा है कि सांस यानी कि जो गैस है वो किस रास्ते से जा रहा है, ये तो नहीं पूछ रहा है। हमको ये पूछ रहा है कि जंतुओं में सामान्यतः 3 प्रकार के श्वसन यानी कि सांस लेने के अंग, सांस लेने के अंग। तो जंतुओं में सामान्यतः 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। पहला होता है श्वास नली या ट्रैकिया, दूसरा होता है गिल्स या गलफारा जो मछली में होता है, और तीसरा होता है फेफड़ा जो हम लोग में होता है। श्वास नली या ट्रैकिया पहला होता है, दूसरा होता है गिल्स या गलफारा जो मछली में होता है, और फेफड़ा जो हम लोगों में होता है। चलिए एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला है श्वास नली या ट्रैकिया। ट्रैकिया शरीर के भीतर स्थित होता है। ट्रैकिया शरीर के कहाँ होता है, तो भीतर में स्थित होता है। यह अत्यंत शाखित हवा भरी नलिकाएं हैं जो एक ओर सीधे ऊतक के संपर्क में होता है, यानी कि एक ओर जो होता है नली, नली मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि गांव घर का जो पानी किसी अलग जगह बहाना होता है तो क्या करते हैं, नाला चीर देते हैं। तो उसी तरह हम लोग का ब्लड भी एक नली में घूमता है जिसको नस कहते हैं। उसी तरह एक नली के माध्यम भी जो है सो भोजन जाता है जिसको आहार नाल कहते हैं। तो नाल मतलब होता है नली, और मुख गुहा, तो मुख मतलब मुंह और गुहा मतलब होता है खाली जगह। तो यहाँ तो आप लोग क्लियर हो गया है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वोकल कैविटी। तो कहता है कि ट्रैकिया शरीर के भीतर स्थित होता है और यह अत्यंत शाखित हवा से भरा होता है नली, और जो एक सीधे ऊतक संपर्क में होता है। जो एक ओर होता है, एक ओर क्या होता है, एक ओर सीधे ऊतक में होता है। जैसे कि मान के चलिए पाइप है, तो एक ओर कहता, एक ओर रहता है मशीन से जुड़ा हुआ, एक ओर खेत में रहता है खाली खुले हुए। तो उसी तरह जो है सो एक ओर सीधे ऊतक में संपर्क में होता है, यानी कि एक ओर मशीन में सेट रहता है, और दूसरी ओर शरीर के सतह पर श्वास रंध्र नामक छिद्र के द्वारा खुली रहती है। तो समझ सकते हैं, मान कर चलिए एक और जो है सो हमारा नली जो है, श्वास नली जो है ट्रैकिया वाला, वो कराता है एक और कोशिका के संपर्क में रहता है, ऊतक के संपर्क में रहता है, ऊतक के संपर्क में रहता है। और एक जो द्वारा रहता है वो श्वास रंध्र यानी कि सांस लेने की जगह पर छिद्र के द्वारा नामक छिद्र के स्थान पर श्वास लेने के जो जगह होता है वहाँ छिद्र होता है, उसके द्वारा यह खुली रहता है। आगे कीटों में श्वसन श्वास नली या ट्रैकिया के ही द्वारा होता है। कीट पतंग कीड़ा मकोड़ा में किसके द्वारा श्वास होता है, तो कीटों में श्वसन श्वास नली या ट्रैकिया के द्वारा होता है। तो यहाँ सब्जेक्टिव भी आपको क्लियर हो जाएगा, आप लोग अगर ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेगा तो। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का लाइक और कमेंट्स और एक सब्सक्राइब से आप ही लोग का फायदा होता है। आप सोचिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको जब वीडियो इस चैनल पर अपलोड कराया जाएगा तो आपको सबसे पहले फटाक से मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी वीडियो इंपॉर्टेंट है। सभी स्टूडेंट चाहता है कि हम टॉपर, तो हम टॉपर, हमको 450 नंबर, हमको 450 नंबर 90+ आना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को यानी कि बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक से और कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो लाने में। इससे हमें पता चलता है कि आपको एग्जाम से संबंधित सही कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है, और एकदम बारीकी से, एकदम आसान तरीका से, एकदम नॉर्मल भाषा में, एकदम आप ही के भाषा में समझा जाएगा। कोई भी क्वेश्चन और किसी भी तरह का डाउट आपको नहीं रहेगा। अगर मान कर चलिए रह भी गया कुछ एग्जाम से संबंधित, तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं और वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं, या पीडीएफ से किससे संबंधित। तो इंस्टाग्राम पर चाहे कहीं भी आप, चाहे गूगल पे ही कहीं भी एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं। और एक अन्य यूट्यूब चैनल है अध्ययन सागर बाय डीके। बाई चांस कभी इस चैनल पर प्रॉब्लम आ जाए तो अध्ययन सागर बाय डीके पर प्रोवाइड करा देंगे वीडियो, तो उसको भी आप सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो श्वास नली या ट्रैकिया किसके द्वारा होता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कीटों में, कीट पतंग में श्वास किसके द्वारा होता है, तो श्वास नली या ट्रैकिया के द्वारा ही
होता है। चलिए आगे करते हैं दूसरा। तो दूसरा तो यहाँ पर बना नहीं है, तो आज के लिए इतना है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे जंतुओं में श्वसन अंग यानी कि 2 से, यानी कि पहला तो पढ़ ले श्वास नली, आप बच गया गिल्स या फेफड़ा, और गिल्स या गलफारा और फेफड़ा। तो और इसे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू, जय हिंद।